नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जिसका मतलब होता है त्रिभुज की सर्वांग समता। यह टॉपिक आपका कक्षा 9 का टॉपिक है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह पूछा जाता है। त्रिभुज की सर्वांग समता इसे बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा घिरी आकृति जो होती है वह त्रिभुज होती है। इसमें तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जिनके द्वारा यह जो बीच में भाग बन रहा है यह एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इसका नाम हम रखते हैं ABC। ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है ऐसी आकृति होती है जो तीन रेखाओं द्वारा बनाई गई होती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब बात करते हैं सर्वांग समता। ऐसी दो वस्तुएं जिनका आकार तथा माप आपस में समान हो सर्वांग सम कहते हैं। देखिए, यह उसका साकेंतिक रूप है। जैसे मान लेते हैं दो त्रिभुज हैं। सबसे पहले आप त्रिभुजों को समझिए। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। यह पहली भुजा है, यह दूसरी भुजा है, या तीसरी भुजा है। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। पहला कोण, ये कोण दूसरा है, और यह कोण तीसरा है। इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण हैं। अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, इसका नाम मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, और इसका नाम मान लेते हैं त्रिभुज PQR है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR से। अब आइए हम समझ लेते हैं कि सर्वांग समता को हम कैसे जानेंगे कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सर्वांग समता की 5 शर्तें होती हैं। यदि हम त्रिभुज में सर्वांग समता को पढ़ेंगे तो सर्वांग समता की 5 अलग अलग शर्तें होते हैं, जिनके आधार पे ही हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, तो आइए उन 5 शर्तों को हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको चैप्टर पढ़ेंगे, आपको तो क्वेश्चन करने में समस्या आएगी। पहली जो शर्त है, आइए उसको देख लेते हैं। जो पहली शर्त है वह है SSS सर्वांग समता नियम। आइए बताते हैं आपको कि ये SSS का मतलब क्या होता है। S का मतलब होता है साइड सर्वांग समता नियम, और इसे हिंदी में कहेंगे तो भुजा सर्वांग समता नियम। इसका मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुज इस प्रकार हैं जिनमें पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज SSS सर्वांग समता त्रिभुज नियम से आइए जो सर्वांग समता की जो 5 शर्तें हैं उसमें जो पहला नियम है SSS सर्वांग समता नियम, जिसमें S का मतलब होता है साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, और हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे भुजा सर्वांग समता नियम। यह नियम क्या कहता है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम दो त्रिभुज बनाएंगे आपको समझाने के लिए। चलिए इनके नाम रख लेते हैं। एक त्रिभुज का नाम हमने रखा ABC, और दूसरे त्रिभुज का नाम रखा PQR। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो AB भुजा है यह 5 सेंटीमीटर की है, और जो BC भुजा है ये 8 सेंटीमीटर की है, और जो आपकी AC भुजा है मान लेते हैं ये 11 सेंटीमीटर की दी हुई है। दूसरे त्रिभुज में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दिया हुआ है जो PQ भुजा है यह 5 सेंटीमीटर की दी हुई है, और जो हमारी QR भुजा है यह 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो हमारी PR भुजा है यह 11 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ABC है उसकी तीनों भुजाएं त्रिभुज PQR की तीनों भुजाओं के साथ
बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि भुजा 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 या एस 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 सर्वांग समता नियम के आधार पर यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, क्योंकि इसकी पहली भुजा के साथ बराबर है, इसकी दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर, इसकी दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर आपस में बराबर है, और तीसरी भुजा 11 सेंटीमीटर और इसकी तीसरी भुजा 11 सेंटीमीटर की है। तो ये दोनों त्रिभुज एस 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 सर्वांग समता नियम के आधार पे आपस में सर्वांग सम होंगे। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के साथ। इसके बाद चर्चा करते हैं दूसरे पे। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे नियम पर, जिसका नाम है एस ए एस सर्वांग समता नियम। जहां पर भी हम एस शब्द का यूज करेंगे इसका मतलब होगा साइड, या हिंदी में कहें तो इसका मतलब होगा भुजा, ठीक है। और जहां पर ए लिखा हो इसका मतलब होगा एंगल, इंग्लिश में इसका मतलब होगा एंगल, और हिंदी में आप सभी जानते हैं कि हम एंगल को कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस ए एस सर्वांग समता नियम। तो पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एस ए एस का मतलब ये है कि यदि दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसे मान लेते हैं ए बी जो भुजा है ये इस त्रिभुज की पी क्यू भुजा के साथ बराबर हो। अगर हम कोई संख्या लेते हैं तो मान लेते हैं यह 6 सेंटीमीटर की है और यह भी 6 सेंटीमीटर की है, फिर ए लिखा है, तो एक कोण उसी भुजा द्वारा बना होना चाहिए। ये कोण है, ये मान लेते हैं कोण ए और कोण पी, और एस लिखा हुआ है, यानी कोई दूसरी भुजा भी आपस में बराबर हो। तो जो दूसरी भुजा होगी, पहली भुजा और दूसरी भुजा द्वारा बनाया गया जो कोण होगा उसे हम इन दोनों भुजाओं के बीच में लेंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की भुजा है, इसमें भी एक 6 सेंटीमीटर की है, ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर की भुजा है बच्चों, या 8 सेंटीमीटर की भुजा है, और इन दोनों भुजाओं द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है वो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है उसके बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं अगर यहाँ 60 डिग्री का कोण है तो ये 60 डिग्री का कोण होगा, तभी हम इस नियम को वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको अब समझ पा रहे होंगे कि जो एंगल होगा हमारा वो दोनों भुजाओं के मध्य में ही होना चाहिए चित्र में, इसीलिए हम इसका प्रयोग, इसीलिए हम यहाँ वहाँ पर ही हम एस ए एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के साथ, और अगर नियम पूछेगा तो आप लिखोगे एस ए एस सर्वांग समता नियम, एस ए एस सर्वांग समता नियम। अब जो है दो सर्वांग समता की शर्तें हो गई हैं, अब आइए चर्चा करते हैं तीसरी सर्वांग समता की जो शर्त है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसे हम बोलते हैं ए एस ए सर्वांग समता नियम। आइए समझ लेते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, क्योंकि जब पांचों शर्तें आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन में ये समस्या होगी कि हम कौन सी सर्वांग समता की नियम का प्रयोग करें। देखिए इसका नाम है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल, हिंदी में बात करें तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, ठीक है। यह जो सर्वांग समता की जो नियम है या ये शर्त है इसका प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे, ऐसे दो त्रिभुजों के लिए करेंगे जहाँ पर हमें दो कोण आपस में बराबर दिए हों, और जो दो कोण आपस में बराबर दिए हैं वह जिस भुजा पे बने होंगे वह भुजा भी आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज हमारा है DEF और STU, ये दो त्रिभुज हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि जहाँ पे जो कोण E पे बन रहा है उसका मान 60 डिग्री है, और जो F पे कोण बन रहा है उसका मान 70 डिग्री है। उसी प्रकार इस त्रिभुज में भी मान लेते हैं कि एक कोण 60 का दिया है और एक कोण 70 का दिया हुआ है। तो ये जो 60 और 70 के कोण बन रहे हैं यहाँ पे हम कोई दूसरे भी कोण ले सकते हैं। समझने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो कोण ऐसे हैं जो दूसरे त्रिभुज में भी वहाँ पर दिए गए कोणों के बराबर हैं या माप में समान है। जैसे मान लीजिए 60 लिखा है, यहाँ पे भी 60 लिखा है, अगर यहाँ 50 लिखा होता तो यहाँ पे अगर 50 लिखा होता, तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जो कोण यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पे होना चाहिए। आइए हम दूसरे त्रिभुज में दूसरे चित्र से समझ लेते हैं।
ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोण 50 का लिखा हुआ है और यहाँ पे कोण 80 लिखा हुआ है। 8 5 13, बचा हुआ कोण जो होगा वो 50 होगा। उसी प्रकार अगर हम दूसरे त्रिभुज में देखें, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे कोण दिया हुआ है, इसको 51 कर लेते हैं जिससे आपको समझने में समस्या ना हो। ये 51 का है और ये 49 है। यहाँ पे ये 51 है, ये 49 है और ये मान लेते हैं 80 डिग्री है। अब मान लेते हैं अगर ये भुजा दी हुई हमारे साथ है, यह भुजा मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है और यह भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो आप देखिए कि जो हमारे कोण हैं वो उस भुजा पर ही निर्मित हो रहे हैं जो भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, ये दो कोण और एक भुजा, ये दो कोण आपस में बराबर है और एक भुजा। इसको हम मिटा देते हैं समझने के लिए, क्योंकि अन्य दो भुजाओं के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि ये भुजाएं आपस में बराबर है या नहीं है। तो जितनी भी हमें जानकारी प्राप्त होगी प्रश्न में, उसके आधार पे अगर मान लेते हैं, अगर हम कोई चित्र बनाते हैं तो जैसे ये 51 का कोण है, ये 51 है, ये 80 का कोण है, ये 80 का है, और ये दोनों कोण जिस भुजा पे निर्मित हो रहे हैं या जिस भुजा पे हैं वह भुजा भी आपस में बराबर है। वहाँ पर इस नियम का हम प्रयोग करके लिख सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज हमारे आपस में सर्वांग-सम होंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, जैसे ये कोण 60 और 60 के हैं, ये 70 और 70 के हैं। मान लेते हैं जो EF भुजा यह 10 सेंटीमीटर की है और जो TU भुजा है यह भी 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज हमारा जो DEF है वह सर्वांग-सम होगा त्रिभुज STU के साथ। अब बहुत सारे बच्चों को नाम लिखने में समस्या आती है कि हम इसका नाम STU लिखें या TUS लिखें या SUT लिखें। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने किसी इससे पहले वाले त्रिभुज का नाम लिखा है त्रिभुज DEF, तो आप ध्यान रखिए कि इन दोनों त्रिभुजों में कौन से हिस्से आपस में बराबर हैं। हिस्से का मतलब कि कौन सी भुजा किस भुजा के साथ बराबर है या कौन सा कोण किस कोण के साथ बराबर है, इसके आधार पे आप त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए, आपने लिखा है त्रिभुज DEF, इसका नाम आपने लिख दिया है त्रिभुज DEF। तो देखिए E जो अक्षर है वो यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो E पे जो कोण बन रहा है वही कोण दूसरे त्रिभुज में किस अक्षर पे बन रहा है। अगर वो T पे बन रहा है तो वो अक्षर बीच में लिखा जाएगा, तो मान लेते हैं उसको हमने लिख दिया T। F जो है वो लास्ट में लिखा है, तो F पर 70 का कोण बन रहा है, यहाँ पर U पे 70 का कोण बन रहा है, तो U हम लिखेंगे लास्ट में। अब बचा हुआ जो अक्षर है उसको हम पहले लिख देंगे। यह त्रिभुजों के सर्वांग-सम को लिखने का एक बहुत ही सटीक जो है तरीका है, क्योंकि बच्चे समझ तो जाते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं कि कौन से त्रिभुज का नाम हम किस प्रकार लिखें। अब देखते हैं चौथा जो नियम है। मैं आज का जो विषय है त्रिभुज की सर्वांग-समता, इसको बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ समय लेकर, क्योंकि इसमें जल्दीबाजी अगर हम करेंगे बच्चों तो फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत कठिनाई होगी, और वो क्वेश्चन जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में या स्कूल में जरूर पूछे जाते हैं। चौथा जो नियम है इसे हम बोलते हैं आस, डबल ए और डबल ए दिया हुआ है, एंगल एंगल साइड, जिसे अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कोण 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 भुजा, कोण कोण भुजा। ये मैंने हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए लिख दिया है। बहरहाल आपको इसको इसी शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ना है जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। इस तरीके से आप क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, लिखा जाता है इस प्रकार से। ये है AAS सर्वांग-समता नियम। हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो ए का मतलब होता है कोण, यानी कि कोण कोण भुजा सर्वांग-समता नियम। ये किस प्रकार के क्वेश्चन में लगता है आइए देखें। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, और इन दोनों त्रिभुजों के कोई दो कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, कोई दो कोण आपस में बराबर है, ठीक है। और ये कोण जिस भुजा पे बन रहे हैं उसको छोड़कर, ये कोण जिस भुजा पे बन रहे हैं उसको छोड़कर कोई और अन्य दो भुजाएं जो त्रिभुज में मौजूद हैं वे अगर आपस में बराबर हो। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, कि अगर जो है ये दो कोण बराबर हैं, उसको बनाने वाली भुजा भी अगर मान लीजिए बराबर दी हो, तो क्या हम इस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार की जो है घटना होती है या इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया होता है बच्चों, तो वहाँ पर आप ASA सर्वांग-समता नियम को लगाएंगे।
AAS जो सर्वांग समता नियम होता है, या इन त्रिभुजों में या इस प्रकार के क्वेश्चंस में लगता है जिसमें जो कोण बराबर है उसको बनाने वाली जो भुजा होती है उसके अलावा अगर दो भुजाएं जो हैं उसमें से कोई भुजा बराबर दी हो। देखिए मैं लिख के आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का, और ये मान लीजिए लिखा हुआ है 30 डिग्री का। यहाँ पे कोण दिया है 60 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। अब ये दोनों कोण मान लेते हैं, ये कोण इस त्रिभुज में भुजा AB द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें बनाया जा रहा है PQ भुजा द्वारा। इसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। और अगर मान लेते हैं हमें अगर दिया हुआ है कि AC भुजा बराबर है PR के साथ, जैसे मान लेते हैं यह 7 सेंटीमीटर की क्वेश्चन में दी है कि ये जो भुजा है ये 7 सेंटीमीटर की है और जो भुजा PR है ये 7 सेंटीमीटर की है, तब हम इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। या अगर दिया हुआ है कि BC भुजा जो इस त्रिभुज में नीचे की साइड बनी हुई है BC भुजा, और त्रिभुज PQR में जो QR भुजा है, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर है, तो हम लगा सकते हैं AAS नियम। यानी कि इन कोणों द्वारा ये जो कोण जिस भुजा पे बन रहे हैं उस भुजा के अलावा अगर दो भुजाओं में से कोई एक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर हो, तब हम AAS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को क्वेश्चन करने में कि हम ऐसे क्वेश्चंस में AAS लगाएंगे या ASA लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दो कोण और एक भुजा दी हुई है, यहाँ पर भी देखा जाए तो दो कोण और एक भुजा दी है। लेकिन ASA का मतलब होता है कि जो कोण बन रहे हैं उसको बनाने वाली जो भुजा होगी वो बराबर दी हो। जैसे मान लीजिए कोण यहाँ पे बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, वो भुजा दूसरे त्रिभुज में कोण बनाने वाली भुजा के साथ बराबर है तो हम ASA लगाएंगे। और अगर कोण बनाने वाली जो जहाँ पे कोण बन रहे हैं इसको बनाने वाली भुजा के अलावा कोई और भुजाएं बराबर दी हैं तो हम AAS सर्वांग समता नियम लगाएंगे। अभी मैं एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम पांचों शर्तें कंप्लीट कर लें। डिटेल में पहुंच गए। तो देखिए कोण जिस भुजा पे बन रहे हैं बच्चों, उस भुजा के बारे में जानकारी हमें प्राप्त ना हो, कोई दूसरी भुजा हमें दी हो बराबर। जैसे यहाँ पे BC दी हुई है और QR भुजा दी है, ठीक है। एक कोण तो बन रहा है उसको माइंड नहीं करना है हमें, दोनों कोण उस भुजा पे नहीं बन रहे होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम इस नियम का प्रयोग करेंगे और हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज हमारा जो ABC है या सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के साथ। अभी मैं इस चौथी और पांचवी सर्वांग समता के नियम को बताने के बाद मैं फिर से चर्चा करूंगा कि कहाँ पर हम AAS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर SAS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करेंगे। अब बस आखिरी और पांचवी जो शर्त है सर्वांग समता की उसकी चर्चा कर लेते हैं, वह है RHS। R का मतलब होता है राइट एंगल, यानी कि त्रिभुज में 90 अंश का जो कोण होगा वह। H का मतलब होता है 90 के कोण के सामने की भुजा। जैसे मैं चित्र के माध्यम से बताता हूँ, एक त्रिभुज है आपका ये और एक ही आपका त्रिभुज है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, तो 90 के कोण के सामने की जो भुजा है इसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोला जाता है और हिंदी में कर्ण बोला जाता है, उसी की बात हो रही है। और S का मतलब होता है साइड, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो मान लेते हैं ये 90 का कोण है। अब इस नियम को पहले समझ लेते हैं। लिखा है RHS सर्वांग समता नियम, तो इसको आप समझ गए होंगे कि हम सिर्फ वहां पर ही प्रयोग कर सकते हैं बच्चों जहां पर त्रिभुज में 90 का कोण बन रहा होगा, वरना हम इस नियम का प्रयोग हम और त्रिभुजों में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ABC और इसका नाम रख लेते हैं PQR। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCDEF PQR STU WXY, इस तरीके से आप नाम रख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए यहाँ पर B कोण जो है वो 90 का है और PQR में जो कोण Q है यह 90 का है, ठीक है। अब 90 के सामने की भुजा है AC और यहाँ पे Q में जो 90 का कोण है इसके सामने की भुजा है PR, P और R, PR, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आपने देखा कि यहाँ पे राइट एंगल दोनों में है, हाइपोटेन्यूज यानी कि 90 के सामने की भुजा आपस में बराबर है, हमें एक और भुजा चाहिए जो आपस में बराबर हो।
अगर वो ए बी बराबर पी क्यू दिया है तो भी हम इस नियम को लगा सकते हैं। अगर बी सी बराबर क्यू आर दिया है बच्चों तो भी हम इस नियम को लगा सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन होगा उसमें हो सकता है या तो सिर्फ यही भुजा दी हो, ए बी के बारे में जानकारी हो कि ये 8 सेंटीमीटर की है और पी क्यू 8 सेंटीमीटर की है, तब आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के साथ। और अगर मान लेते हैं यह भुजा आपको नहीं दी है बच्चों, मान लेते हैं बी सी भुजा और क्यू आर के बारे में जानकारी है कि मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर की है और जो है क्यू आर भुजा भी 6 सेंटीमीटर की है, तब भी आप इसी नियम का प्रयोग करेंगे और इसी प्रकार आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के साथ। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें राइट एंगल दिया होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज बराबर दी होनी चाहिए और त्रिभुज की जो बची हुई दो भुजाएं हैं उनमें से कोई एक भुजा का युग्म आपस में बराबर होना चाहिए। वहाँ पर हम आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे खुशी से दबा लीजिएगा।